क्रास विड्थ होती है किसी भी रेक्टेंगल का एरिया। किसी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास हाफ होता है बेस टाइम द हाइट, दैट इज बेस मल्टीप्लिकेशन बाय हाइट ओवर 2। ये हमारे पास किसी ट्रायंगल का एरिया होता है। अगर हमने किसी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड आउट करना हो तो हम उस पॉलीगॉन को ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं, हर ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं और उसका सम करते हैं, तो वो हमारे पास पॉलीगॉन का एरिया फाइंड आउट हो जाता है। सो कुछ नॉन शेप्स हमारे पास प्रीवियस थी जिनका एरिया फाइंड करना बहुत ही आसान था कि हम उस पर फार्मूला अप्लाई करते थे और अपना एरिया जो है वो फाइंड आउट करते थे। लेकिन हमारी कुछ फिगर्स जो है वो यहाँ हमने डिस्कस किए हैं, हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस थे और बहुत सारी शेप्स के थे। तो क्वेश्चन अराइज हुआ कि हम इनका एरिया जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। लाइक इफ यू टेकिंग दिस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दिस फंक्शन मूव्स फ्रॉम दिस टू दिस। अब इसका एरिया हमने कैसे फाइंड करना है, या कोई पैराबोला हमें दिया हो उसका हमने एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये स्टिल हमारे लिए क्वेश्चन था। तो यहाँ हम देखेंगे कि हमने इस तरह की जो शेप्स हैं उनके एरियाज कैसे फाइंड आउट करने हैं। So our first discussion is about the area problem. We begin by attempt to solve the area problem. हम एरिया प्रॉब्लम जो है उसको अटेम्प्ट करने के मेथड जो है उससे स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एस। रीजन एस का एरिया फाइंड करें दैट लाइज अंडर द कर्व y is equal to f of s from a to b। ऐसी रीजन जो a से b के अंदर लाई कर रही है और एक फंक्शन है हमारा। This means that as illustrated in figure 1 is bounded by the graph of the continuous function f। s जो है वो बाउंड है continuous function में a से b के दरमियान, और f of x जो है वो ग्रेटर देन 0 है, उसकी वैल्यू या 0 से स्टार्ट हो रही है, आप देख सकते हैं, या 0 से ग्रेटर हो सकती हैं। The vertical lines x equal to a और x equal to b के साथ हमने उस रीजन को क्लोज कर दिया हुआ है, एंड द x एक्सिस की वैल्यूज के साथ। In trying to solve the area problem, when we have to ask ourselves what is the meaning of the word area, this question is easy to answer of the regions with straight sides। अगर ये पूछा जाए कि एरिया क्या है तो इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत आसान है जब हमारे पास स्ट्रेट साइड्स होती हैं फॉर द रेक्टेंगल। जब हम रेक्टेंगल की बात करेंगे तो हम बहुत इजीली कह सकते हैं कि उसका एरिया क्या होता है। द एरिया इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ एंड द विड्थ। The area of the triangle is half the base time of the height. The area of the polygon is found by dividing it into triangle। इसको ट्रायंगल में डिवाइड कर देते हैं और ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं, उसका सम करते हैं, तो वो हमारे पास इस पॉलीगॉन का एरिया आ जाता है। However, it is not too easy to find the area of the region with curved side। अगर कोई कर्व साइड की रीजन है तो उसका एरिया फाइंड करना बहुत इजी नहीं है। We all have an intuitive idea of what the area of the region is। हमारे पास intuitive ideas थे कि रीजन का एरिया जो है वो क्या होना चाहिए, बट पार्ट ऑफ द एरिया प्रॉब्लम इज टू मेक दिस intuitive idea precise by giving an exact definition of area। लेकिन हम इस को यूज करेंगे अपना कोई भी एग्जैक्ट एरिया जो है वो फाइंड आउट करने के लिए। रिकॉल दैट इन डिफाइनिंग द टेंजेंट, अगर हमने एक टेंजेंट फाइंड करनी हो, we first approximate the slope of the tangent line by the slope of the secant line। उसका एरिया, अब जैसा इसको हम इस चीज से रिलेट करते हैं कि जैसे हमने किसी टेंजेंट को फाइंड करना हो तो उस टेंजेंट को फाइंड करने के लिए हम क्या करते थे, उसके स्लोप को अप्रोक्सीमेट करते थे सेकेंड लाइन के साथ, एंड देन वी टुक द लिमिट ऑफ दिस अप्रोक्सीमेशन। फिर इन अप्रोक्सीमेशंस की लिमिट लेते थे और फिर हम कहते थे कि जो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ अप्रोक्सीमेशन है दैट इज आवर टेंजेंट। We pursue a similar idea for areas, because हम इसी आइडिया को परसू करेंगे और एरियाज जो है उनको फाइंड आउट करेंगे। We first approximate the region as by rectangles। हमारी कोई भी रीजन होगी हम उसको रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देंगे, and we take the limit of areas of these rectangles। फिर हम इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ
रेक्टेंगल, जैसे जैसे हमारी रेक्टेंगल्स इंक्रीज होती जाएंगी, हमारी अप्रोक्सीमेशन उतनी बेटर होती जाएगी. द फॉलोइंग एग्जांपल इज इलस्ट्रेट द प्रोसीजर. सो यू हैव टू टेकन आउट द रीजन. आपको कोई भी रीजन दी है, आपने उसका एरिया कैसे फाइंड करना, उस रीजन को आपने कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देना है. डिवाइड करने के बाद अपना एरिया जो है, उन रेक्टेंगल्स की अप्रोक्सीमेशन फाइंड करनी है, उस पर लिमिटिंग वैल्यू लगानी है, तो आप अपनी रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लोगे. सेम लाइक दैट जैसा कि टेंजेंट फाइंड आउट होती है. क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम. तक जो मैंने पढ़ा क्लियर है? जी मैम. अब हमने करना क्या है कि हमारी ये क्लोज रीजन है, जो ब्लू कलर की रीजन एस हमें दी गई हुआ, ये एक पैराबोला है, उसको हमने ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 के लिए डिस्कस किया है. ये हमारी जो साइड है पॉजिटिव एक्सिस में वो है उसकी. ये हमने अपनी रीजन को क्लोज कर दिया. कहां पे क्लोज किया? 0 से 1 और 0 से 1 पे. ये एरिया हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं. तो मैं ये सारा कुछ पढ़ने से पहले आपको जरा वर्बली बता दूं, तो हम अपनी इस रीजन को वर्टिकल स्ट्रिप्स के साथ डिवाइड कर देते हैं. हम एक, ये हमारी मर्जी है हम कितनी लेते हैं. हमने अभी फिलहाल 4 ली है, तो 0 1 को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी? 1/4. ये 0.5 हाफ जो होता है वो 0.5 होता है, जो क्वार्टर होता है वो 3/4 होता है, और ये 1 होता है. ठीक है, ये हमारी रीजन S1 है, ये हमारी रीजन S2 है, ये हमारी रीजन S3 है, और ये हमारी रीजन S4 है. ये हमारा 0.11 है जो हमें गिवन दिया. अब हमने अपनी किसी भी रीजन को रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है, तो हम इन सब के ऊपर, ये अभी रेक्टेंगल्स तो नहीं बनी, ये तो थोड़ी रेक्टेंगल से थोड़ी कम शेप लग रही है, तो हमने अपनी हर रेक्टेंगल जो है वो कंप्लीट कर देनी है. क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम. अब हमने इन रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करना है. बेसिकली ये जो रेक्टेंगल्स हैं, हमें पता है हमें क्या, हमने पीछे पढ़ा कि अगर किसी पॉलीगॉन का एरिया फाइंड करना हो तो हम उसको ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, उन ट्राइंगल्स का एरिया फाइंड करते हैं और उनका सम लेते हैं, तो हमारे पास इस पॉलीगॉन का एरिया आ जाता है. जी मैम. अब क्वेश्चन ये होता है पैदा कि ये जो हमने ट्राइंगल्स इसमें बनाई है वो बिल्कुल पॉलीगॉन के अंदर फिट आ चुकी हैं. कोई भी ऐसी ट्रायंगल नहीं है जो पॉलीगॉन से बाहर निकल रही हो. तो इसका एरिया, इसका एरिया, इसका जब हम सबका एरिया सम कर देंगे तो पॉलीगॉन का एरिया क्लियरली फाइंड आउट हो जाता है. लेकिन हमने जब यहाँ पे रेक्टेंगल्स बनाई हैं तो ये रेक्टेंगल्स हमारी रीजन से बाहर निकल गई हैं. जब हम इनका एरिया फाइंड आउट करेंगे तो डेफिनेट जो हमारे रीजन का एरिया है वो इनके एरिया से लेस रहेगा. ऐसी बात है? जी मैम. यस मैम. यस मैम. सारी डिस्कशन देखते हैं हमारे पास क्या है, कैसे हमने इसको फाइंड आउट करना है. यूज रेक्टेंगल्स टू एस्टिमेट द एरिया ऑफ द पैराबोला फ्रॉम 0 to 1. द पैराबोलिक रीजन एस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर नंबर 3. उसने कहा फिगर 3 में हमने एक रीजन आपको खुद से दे दी है, पैराबोला रीजन है, और इसको अपने रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट करना है और फिर इसका एरिया फाइंड आउट करना है. तो हमने इसको 4 रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि इस तरह से बन रही हैं. We first note that the area of S must be somewhere. हमें ये पता होना चाहिए कि जो एरिया है वो 0 1 के दरमियान ही मौजूद रहना चाहिए. Because S is contained in the square. S जो है वो एक स्क्वायर में कंटेन कर रहा है. ये स्क्वायर टाइप शेप है ना, जैसा कि अगर आप इसको फिल कर दोगे तो चारों साइड से, तो ये स्क्वायर टाइप शेप बनेगी. यस मैम. S is contained in the square with sides length 1. उसकी साइड्स जो है उसकी हमने लेंथ 1 ली है, ये भी लेंथ 1 है और ये भी लेंथ 1 है. But we can certainly do better than that. उसने कहा कि हम इसको मजीद बेहतर कर सकते हैं. कैसे करेंगे हम देखते हैं. Suppose we divide S into 4 strips. हम S को 4 strips में डिवाइड कर देते हैं by drawing the vertical lines. Vertical lines ड्रा कर दी हैं 1/4 पे, 1/2 पे, 3/4 पे and 1 पे. We can approximate each strip by rectangle. हर strip को हम एक rectangle के साथ approximate करेंगे that has the same base as the strip. इनकी base भी वही होगी जो strip की base है. And whose height is the same as the right edge of the strip. Whose height is the same as the right edge of the strip. हर rectangle की जो हमारे पास बेस होगी,
अब अगर हम इन स्ट्रिप्स को देखें तो इस स्ट्रिप की होगी, नेक्स्ट की देखेंगे तो वो भी 1/4 है, 1/4 है, सेम बेस के साथ हम मूव कर रहे हैं। वी कैन अप्रोक्सीमेट ईच स्ट्रिप बाय रेक्टेंगल दैट हैज द सेम बेस, जिनमें इनकी बेसिस जो है वो सेम है एज द स्ट्रिप एंड हुज हाइट इज द सेम एज द राइट एज ऑफ द स्ट्रिप, और उनकी हाइट जो है वो भी सेम होगी जैसा कि राइट एज है हर स्ट्रिप का। तो ये अच्छा है, ये वाला, ये इसका, और इस ट्राइंगल का ये राइट एज है, इस ट्राइंगल का ये राइट एज है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, ये इसकी हाइट है, और ये इसकी हाइट है। अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स द हाइट ऑफ दीज रेक्टेंगल्स आर the values of the function f of x equal to x square at the right end points of the intervals। जो बेसिकली हाइट्स है वो क्या है, फंक्शन की वैल्यूज है उनके राइट एंड पॉइंट्स पे। अब राइट एंड पहला इंटरवल 0-4 है, उसकी बेस तो 1/4 ही होगी, क्योंकि 1/4 में से 0 को माइनस करें तो 1/4 ही रहेगा, लेकिन उसकी हाइट क्या हो जाएगी फर्स्ट रेक्टेंगल की, 1/4 स्क्वायर। ये जो हाइट है इस फर्स्ट रेक्टेंगल की, यहाँ पे छोटी सी हाइट, ये क्या है, फंक्शन के अंदर आप 1/4 पुट करेंगे तो 1/4 स्क्वायर। इसी तरह आप जब दूसरी रेक्टेंगल लेते हो तो 1/2 में से 1/4 को माइनस करो तो 1/4 ही बनेगा। इसकी बेस भी 1/4 है, लेकिन इसकी हाइट क्या होगी, 1/4 स्क्वायर। जब आप तीसरी रेक्टेंगल को डिस्कस करोगे तो इसकी बेस भी 1/4 होगी, क्योंकि 3/4 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो 1/4 ही बनता है, लेकिन उसकी हाइट क्या होगी, 3/4 स्क्वायर। इसी तरह 4, इसकी भी बेस 1/4 ही होगी, 1 में से 3/4 को माइनस करेंगे तो 1/4 ही बनेगा, और इसकी हाइट क्या होगी, 1 का स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। Yes, ma'am. तो ईच रेक्टेंगल हैज विड्थ 1/4, हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 1/4 है, एंड हाइट्स आर, उनकी हाइट्स क्या है, 1/4। जी क्या क्वेश्चन किया आपने, कोई क्वेश्चन था बेटा आपका? ओके अच्छा, ये हमने 4 इंटरवल्स बनाए थे जो आपके सामने हैं, ठीक है। अब हमने ये फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, अब ये R4 के साथ हमने एरिया को रिप्रेजेंट किया, उन रेक्टेंगल्स के एरियाज को। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ, ठीक है, जिसको यहाँ पे वो बेस क्रॉस हाइट भी कह रहे हैं। तो बेस हमारी हर रेक्टेंगल की 1/4 है, हाइट क्या होगी, राइट एंड पे जो हमारा जा रहा है वो x में पुट करते रहे तो 1/4 स्क्वायर। अब जब हमने दूसरी रेक्टेंगल लेनी है तो उसकी बेस भी 1/4 है, 1/2 में से 1/4 को माइनस करें तो क्या बनता है, 1/4 ही बनता है स्टूडेंट्स। जी मैम। जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम। और उसकी हाइट क्या होगी, 1/2 का स्क्वायर। थर्ड रेक्टेंगल, उसकी बेस 1/4, हाइट उसकी 3/4 स्क्वायर। फोर्थ रेक्टेंगल, उसकी बेस 1/4 और उसकी हाइट जो है वो 1 का स्क्वायर। इनको सम अप किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0.46875। अब ये तो हमारे पास जो एरिया था वो इन रेक्टेंगल्स का एरिया था। इट मींस हमारा जो रीजन का एरिया, जो हमारी रीजन है जिसको हमने एस का नाम दिया, वो एरिया जो है वो इससे क्या होगा, लेस होगा इस एरिया से, क्योंकि ये लेस एरिया है, ये एरिया रेक्टेंगल के अंदर ज्यादा यूज हो रहा है। तो ए इज लेस देन 0.4875। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि ये एरिया जो है वो इससे लेस है, तो हम एक दूसरा प्रोसेस क्यों ना कर लें कि हम अपनी रेक्टेंगल्स एरिया के अंदर ही ड्रा कर दें। हम क्या करते हैं, हम अपनी रेक्टेंगल्स एरिया के अंदर ही ड्रा करें। जब भी कुछ बातें याद रखने वाली होती हैं स्टूडेंट्स, वो आपने याद रख लेनी है। जब भी हम अपनी रेक्टेंगल्स एरिया से बाहर, बेटा बाहर चले जाओ आप सब, तो आयशा जब आप रेक्टेंगल जो है वो आपकी एरिया से बाहर जाएंगे तो हमेशा राइट एंड पॉइंट यूज होगा, क्योंकि जो राइट साइड रेक्टेंगल की है वो रीजन को टच कर रही है। यहाँ पर भी राइट साइड टच कर रही है, यहाँ पर भी राइट साइड, तो हम राइट रूल यूज करेंगे। फिर हम एक दूसरा प्रोसेस करते हैं, हम अपनी रेक्टेंगल्स अपनी रीजन के अंदर ड्रा करते हैं। हम कहते हैं हमारी रेक्टेंगल्स बाहर जानी ही नहीं चाहिए। तो आप स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो रेक्टेंगल्स का एरिया वो कम है और जो रीजन है उसका एरिया ज्यादा आ रहा है, क्योंकि कुछ एरिया जो है वो रेक्टेंगल्स कवर नहीं कर पा रहे। ऐसा ही है? तो फिर ए जो होगा, फिर ए जो हमारी रीजन का एरिया होगा वो उससे ग्रेटर होगा। पहले लेस था, फिर ग्रेटर को अब हम डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या किया, हमने अपने इंटरवल को वैसे ही रखा, लेकिन अब हम लेफ्ट हैंड रूल यूज कर रहे हैं। अब हमारी जो
बन रही है रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल आपकी यहाँ पर भी बन रही है, ये आपने देखना है, उसका हमारी हाइट उस रेक्टेंगल की 0 है बिल्कुल। ओके, ऐसी रेक्टेंगल जिसकी हाइट क्या है, 0 है। दूसरी रेक्टेंगल, तीसरी रेक्टेंगल और 4 रेक्टेंगल। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा क्योंकि जो रेक्टेंगल का लेफ्ट पार्ट है वो रीजन को टच कर रहा है। ओके जी मैम। सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेक्टेंगल्स इन फिगर 4b we could use the smaller rectangles in figure number 5. figure 5 में हम small rectangle use करेंगे whose heights are the values of f, again जिसकी height जो है वो function की values है at the left hand points of the sub intervals के left hand points में। Similarly हम वैसे ही area left hand points का फाइंड करेंगे। बेस अभी भी हर रेक्टेंगल की सेम 1/4 है। पहली रेक्टेंगल की हाइट कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल अपनी एक लाइन के ऊपर ही है, तो उसकी हाइट 0 है, 0 स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी रेक्टेंगल जो है वो 1/4 है उसकी बेस, उसकी हाइट 1/4 स्क्वायर हो जाएगी। तीसरी रेक्टेंगल जो है उसकी बेस भी 1/4 है लेकिन उसकी हाइट 1/2 स्क्वायर हो जाएगी। और जो चौथी हमारी रेक्टेंगल है उसकी बेस भी 1/4 है और उसकी हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास 3/4 स्क्वायर हो जाएगी। क्लियर है, सम अप किया, फाइंड आउट किया। अब ये जो हमारे रेक्टेंगल्स का एरिया है, ये हमारा जो टोटल रीजन का एरिया है वो इन रेक्टेंगल्स के एरिया से क्या है, ग्रेटर है। तो हमारा एरिया दो रीजन्स के दरमियान लाई कर गया है। अब हमें ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमने अपनी रीजन ए का एरिया बेसिकली फाइंड करना चाह रहे हैं वो इन्हीं दो वैल्यूज के दरमियान है। तो हम क्यों ना एक ऐसा काम करें कि हम इन वैल्यूज को स्मॉल करें, नजदीक करें, कि किसी तरह ये दोनों वैल्यू जितना नजदीक तरीन होंगी उतना हमारा एक्यूरेट रिजल्ट जो आएगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने अपनी रीजन के अंदर रेक्टेंगल्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाते जाना है। इस हद तक बढ़ा देंगे कि जैसे ही हमारा एन इंक्रीज करता जाएगा, पहले हमने 8 किया, फिर रेक्टेंगल्स को हमने 8 से मजीद स्मॉल करके कितना कर दिया, 10 रेक्टेंगल्स बना दी, फिर 20 बना दी, 30, 50, 100। जब हम एक रीजन के अंदर 1000 रेक्टेंगल्स बना देते हैं तो लोअर ट्रायंगल्स और अपर ट्रायंगल्स का एरिया तकरीबन सेम हो जाता है। सही है स्टूडेंट्स? जी मैम। ये देखेंगे सेकंड कंडीशन हमने देखी कि जब हमने अपने n को 8 इंटरवल्स में डिवाइड किया, पहले कितने 4 में, तो वो 1/4 था, 1/2 था, 3/4 था, 1 था, मींस में डिवाइड किया था। यहाँ पे हमने 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यहाँ पे हमने लेफ्ट एंड पॉइंट्स रूल यूज किया, यहाँ पे राइट एंड पॉइंट्स। राइट एंड पॉइंट्स में रेक्टेंगल बाहर निकल जाएंगे, लेफ्ट एंड पॉइंट्स में रेक्टेंगल्स बाहर अंदर निकलेंगे। अब वो जब इतनी ज्यादा हो तो फिर हम इसके एरियाज को बेसिकली मैं समझाना ये चाहिए, फिर हम कंप्यूटर ग्राफ्स के जरिए फाइंड आउट कर लेते हैं। 8 को तो नो डाउट हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम 50, 100 या 1000 की बात करेंगे तो उसके लिए तो फिर हम कैलकुलेटर यूज करेंगे, लेकिन कैलकुलेटर के बगैर भी हम आगे सीखेंगे कि कैसे बहुत इजीली ये फाइंड हो सकता है। अच्छा, जब उसने 1/8 के साथ 1 को जो डिवाइड किया है, पोर्शन बनाए हैं, 8 रेक्टेंगल्स बना दी, तो फिर हमारा एरिया जो है वो इन दो वैल्यूज के दरमियान चला गया। अब आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू ज्यादा दूर थी एक दूसरे के, लेकिन ये वैल्यू कुछ नजदीक तरीन आ चुकी है, 0.27 और 0.39। हमारा डिफरेंस थोड़ा कम हो गया। उसके बाद उसने डिफरेंट वैल्यूज लेनी, जब 10 लिया, 20 लिया n को, तो यहाँ पे 1/10 आ जाना था, 20 लिया तो 1/20 के साथ डिवाइड होना था सारा। 1000 जब ले लिया तो हमारी रीजन्स ने हमें कुछ अप्रोक्सीमेशन दे दी। अब हमें ये पता चल गया कि जो a है वो किन दो वैल्यूज के दरमियान है, 0.33 और 0.33। इट मीन a का जो हमारी रीजन का एरिया है वो अप्रोक्सीमेट क्या हो जाएगा, 0.33335 हो चुका है। हमने उसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर ली है जो कि किसके इक्वल होता है, 1/3 के। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम। यस मैम। इसका मतलब है कि जब हमने ये RN अपर रीजन की बात कर रहा है, इस अपर रीजन की बात कर रहा है, जब अपर ट्रायंगल्स लेते हैं कि जैसे इस 1000 को हम ये कहते, ये नहीं कहते कि बहुत बड़ी वैल्यू, हम कह देते हैं कि जैसे ही n बढ़ता जा रहा है, इवन n बढ़ बढ़ के जैसे इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा था यहाँ पे, तो हमारी रीजन ने किसको अप्रोच किया, 1/3 को। अब इसको पीछे तो हमने कंप्यूटर के जरिए प्रूफ करके दिखाया, अब हम इसको बाय हैंड प्रूफ करेंगे कि ये कैसे 1/3 को अप्रोच कर गई। ये देखते हैं।
एग्जाम्पल हमें गिवन दी है, जरा इसकी स्टेटमेंट पढ़े और बताएं समझ आई कि नहीं। अच्छा जी, रीजन ऐसा आपकी वही है, पैराबोला रीजन है। शो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द अपर अप्रोक्सीमेटिंग रेक्टेंगल्स अप्रोचेस 1/3। ये शो करना है कि जो अपर अप्रोक्सीमेशन है, मींस जो सिर्फ अपर वाली साइड्स है, वो 1/3 को अप्रोच करती हैं जब n हमारा इन्फिनिट को अप्रोच करता है। ये हमने प्रूव करना है। Rn is the sum of the areas of n rectangles। हमें पता है कि जो Rn है वो n रेक्टेंगल्स के एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। 1/n, 2/n, 3/n, 4/n, 5/n, इस तरह से हम मूव करेंगे और n/n हमें क्या देता है, 1 दे देता है एंड पे। तो हमने यहां तक जाना है, ठीक है। हमने Rn को क्या किया कि इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ n रेक्टेंगल्स। n रेक्टेंगल्स हमने बेसिकली डिस्कस कर ली है। ईच रेक्टेंगल हैज विड्थ 1/n। हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो 1/n ही है, 1/n होगी, क्योंकि 1/n में से 0 निकाल दें 1/n, 2/n में से 1/n निकाल दें तो 1/n, 3/n में से 2/n निकाल दें तो 1/n। हर रेक्टेंगल की जो विड्थ है वो 1/n है और जो हाइट्स होंगी वो डेफिनेट फंक्शन की वैल्यूज होंगी, 1/n स्क्वायर, 2/n स्क्वायर, 3/n स्क्वायर। तो उन n रेक्टेंगल्स का एरिया हमने कैसे फाइंड करना है। फर्स्ट रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड होगा, विड्थ क्रॉस हाइट। तो विड्थ 1/n, हाइट 1/n स्क्वायर। दूसरी रेक्टेंगल की विड्थ भी 1/n है, हाइट 2/n स्क्वायर, एंड अप टू सो ऑन n तक हमने मूव किया। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये जी मैम। Yes, ma'am. यस मैम, बेटा क्लियर है? जी Yes, मैम। ma'am. Ma'am. जी बेटा क्लियर है आप लोगों को? जी मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट्स आवाज आ रही है? यस Yes, ma'am. जी मैम। समझ आ रही है? यस मैम। जी मैम। इस पॉइंट की समझ आ चुकी है ना? Yes, ma'am. Yes, जी ma'am. मैम। ओके ओके। यस मैम। अच्छा, अब हमने इसमें से 1/n कॉमन ले लिया, 1/n स्क्वायर भी कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास ये टर्म आ गई। ये सीरीज का सम है। अगर आपने सीरीज का सम पढ़ा हो, जो कि अभी शायद ना पढ़ा हो आपने, लेकिन सेकेंड ईयर में लास्ट में ही पढ़ा होगा कि ये सीरीज का सम जो होता है वो हमेशा इसके इक्वल होता है। पढ़ा था ये फार्मूला? Yes, ma'am. पढ़ा था. Yes, ma'am. पढ़ा था. तो ये जब आगे, वैसे तो शायद आपने सेकेंड ईयर में सिर्फ पढ़ा हो, आप जब कैलकुलस रियल एनालिसिस का सब्जेक्ट पढ़ेंगे आगे 5th सेमेस्टर में तो इसको प्रूफ भी करेंगे और ये प्रूफ भी होते हैं। डेफिनेट इनको प्रूफ करके ही हम ये रिजल्ट निकालते हैं। तो हमने ये वैल्यूज की यहाँ जाके पुट कर दी। पुट करने के बाद n से डिवाइड हो गया, ये आंसर रह गया। तो जब हमने n रेक्टेंगल्स डिस्कस की तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। अब हम कह सकते हैं कि जब n इन्फिनिट को अप्रोच करेगा तो रिजल्ट क्या होगा। हमने इसको थोड़ा सॉल्व किया, 1/6 को कॉमन ले लिया, इसको n स्क्वायर पे डिवाइड किया तो ये क्या बन गई, n+1/n। तो n+1/n मींस एक n हमने इसके साथ ले लिया, एक n इसके साथ लिया, उसके बाद n पे डिवाइड किया तो ये 1+1/n दिस। n जब इन्फिनिट को अप्रोच करा ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये आंसर आपके पास क्या आ गया, 1/3 आ गया। मींस जब हमारे पास n ने इन्फिनिट को अप्रोच किया तो राइट सम रूल जो है या हमारे पास अपर ट्रायंगल रूल जो है उसने 1/3 को अप्रोच किया। इसी तरह सेम इसी फार्मूले के साथ अगर हम लेफ्ट एंड पॉइंट रूल लेंगे तो वो भी 1/3 को अप्रोच करेगा, क्योंकि पीछे टेबल में हमने देखा कि दोनों ने किसको अप्रोच किया, 3 को ही 1/3 को ही अप्रोच करे, ऐसे ही है ना? जी मैम। यस मैम। तो हमने बाय हैंड भी देखा कि जब हमने n के लिए फाइंड किया और फिर उसको इन्फिनिट के अप्रोच करवाया तो ये 1/3 को ही अप्रोच कर रहा है। अगर लेफ्ट और राइट एंड जो हमारे रूल्स हैं वो 1/3 को अप्रोच करते हैं तो डेफिनेट हमारा एरिया जो होगा रीजन का वो इसी के इक्वल होगा 1/3।
और यही हमने फाइंड आउट करना था। बेसिकली दिस इज नॉट एग्जैक्ट इक्वल, दिस इज आवर बेटर अप्रोक्सीमेशन। हम कहते हैं कि ये हमारी बहुत बेटर अप्रोक्सीमेशन थी। देयरफॉर वी डिफाइन द एरिया टू बी द लिमिट ऑफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ अप्रोक्सीमेटिंग रेक्टेंगल्स। तो हम अपना एरिया जो है वो अप्रोक्सीमेटिंग रेक्टेंगल्स का जो एरिया है उनकी लिमिट के साथ फाइंड आउट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 1/3। कुछ रेक्टेंगल्स जो है वो आपके सामने गिवन है। ये बताया हुआ है कि अगर जब हमने R10 लिया है तो उस वक्त हमारे पास 0.38 है, n को 30 कर दिया तो 0.35, n को 50 किया तो ये हमारे पास रेक्टेंगल्स आ रही हैं। इवन n को 50 किया तो ये जब आपने राइट हैंड रूल यूज किया और ये आपने लेफ्ट हैंड पॉइंट्स रूल जो है वो यूज किया तो ये आपके पास 50 रेक्टेंगल्स बनी है। तो सारा यहाँ तक के डिस्कशन का नोट हम सिर्फ एक लाइन में देंगे कि जैसे जैसे हम अपनी रेक्टेंगल्स जो है किसी भी रीजन्स के अंदर इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी बेटर अप्रोक्सीमेशन जो है वो हमें मिलती जाती है। अगेन उसने कुछ थोड़ी सी जो है वो डिस्कशन की हुई है, क्या है देखते हैं। लेट्स अप्लाई द आइडिया ऑफ द एग्जांपल 1 and 2 टू द मोर जनरल रीजन एस ऑफ फिगर नंबर 1। रीजन एस ऑफ फिगर नंबर 1, फिगर 1 में जो हमें रीजन दी गई थी दैट इज नो दिस वन। ओके ठीक है, इस रीजन को उसने कहा कि हम मजीद अब देखते हैं तो वो उस रीजन को भी रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर देता है। That was this. We start by subdividing S into n strips. n strips में उसने इसको डिवाइड कर दिया है, S1, S2, S3 up to so on Si and up to so on Sn of equal width। हमने देखा अभी तक कि जब भी हम किसी रीजन के अंदर रेक्टेंगल्स को ड्रा करते हैं तो हम अपनी हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो सेम लेते हैं। हम वो रूल नहीं अप्लाई करते कि एक रेक्टेंगल की विड्थ कुछ और हो और अगली की कुछ और आ रही हो, नहीं, बल्कि हर रेक्टेंगल की विड्थ जो है वो हमारे पास सेम होती है। द विड्थ ऑफ द इंटरवल AB इज B माइनस A। अगर AB पूरे इंटरवल की हमने विड्थ की बात करनी हो तो हम कहते हैं कि उसकी विड्थ जो है वो B माइनस A है। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप हर रेक्टेंगल की विड्थ फाइंड करते हो तो कैसे करते हो, B माइनस A फॉर्म, इसमें से इसको निकाल देते हैं ना, हम ऐसे ही करते थे। जी मैम। Yes, ma'am. So the width of each of the n strips is, width जो है n strips की क्या होगी, डेल्टा x B minus A over n, means x1 minus A over n, जैसा कि आपने यहाँ पे यूज की B minus A over n का रूल आपने यूज किया, that is this 1 minus 0 over n को कितना लिया था हमने, 4, ऐसे है ना। जी मैम। n को क्या लिया था हमने, 4। तो 1 माइनस 0 over 4 बेसिकली वो 1/4 ही बनती है आपकी, ठीक है। इस तरह की कंडीशन जो है वो हमने सारी, ये डेफिनेशन बेसिकली हम उस पर अप्लाई कर रहे होते हैं। बाय रूल बाय फार्मूला हम इस तरह कंडीशन अपनी यूज करते हैं। सो डेल्टा x इक्वल टू B माइनस A over n होता है। सो द विड्थ ऑफ ईच ऑफ द n strips is delta x B minus A over n। These strips divides the interval AB into n sub intervals। ये हमारी जो स्ट्रिप्स हैं हमारे इंटरवल AB को, जो कि हमने अभी यहाँ पे डिस्कस किया है AB, इसको n सब इंटरवल्स में डिवाइड कर देती हैं। पहला सब इंटरवल हमने क्या लिया, x0 x1, और x0 किसके इक्वल है, A के इक्वल है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दूसरा इंटरवल x1 x2 x2 x3 एंड अप टू सो ऑन xn minus 1 xn आपका B के इक्वल है। गिवन दे दिया है कि x0 A के इक्वल है, xn B के। द राइट हैंड पॉइंट्स ऑफ द सब इंटरवल्स आर, अब सब इंटरवल्स के जो राइट हैंड पॉइंट्स हैं बेसिकली ये राइट हैंड पॉइंट्स हैं इंटरवल्स के। किसी भी इंटरवल का जो राइट हैंड पॉइंट है वो यही होगा। अगर इस इंटरवल को डिस्कस करेंगे तो इसका राइट हैंड पॉइंट, इस इंटरवल को डिस्कस करेंगे तो ये इसका राइट हैंड पॉइंट, इस इंटरवल को डिस्कस करेंगे तो ये इसका राइट आपका A प्लस डेल्टा एक्स के इक्वल होगा। इसी तरह सेकंड इंटरवल का जो राइट हैंड पॉइंट है वो A प्लस 2 डेल्टा एक्स के इक्वल होगा।
और जो थर्ड इंटरवल है वो a+3 डेल्टा एक्स, क्योंकि x3 में से ये वाला निकाल देंगे तो वो हमारे पास वही बच जाता है, a प्लस डेल्टा एक्स ही। ओके, सो अप टू सो इसी तरह से हमारे पास ये मूव करते हैं। लेट्स approximate the ith strip SI by the rectangle with width delta x and height f of xi, which is the value of f at the right end points. SI जो स्ट्रिप है अगर उसको हम जो है अप्रोक्सीमेट करें तो हमारे पास विड्थ क्रॉस हाइट होती है, और हाइट हमारे पास फंक्शन की वैल्यू है, विड्थ हमारे पास डेल्टा एक्स है। तो चाहे S1 स्ट्रिप की बात करें, S2 की बात करें, SI की बात करें, हर जगह हमारे पास जो विड्थ और विड्थ उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लाई होती है, वो हमारी हाइट है। Then the area of the ith rectangle is f of xi delta x. What we think of intuitively as the area of S is approximating by the sum of the areas of these rectangles, which is so अगर हमने अपर ये देखें यहाँ पे आप ये हमारे पास राइट एंड रूल यूज हो रहा है, क्योंकि राइट पॉइंट जो है रेक्टेंगल्स का वो हमारी कर्व को टच कर रहा है, ये राइट, ठीक है। तो अगेन हमने राइट एंड रूल जो है वो यूज करना। राइट लेफ्ट रूल जो है उसके मुताबिक फर्स्ट फंक्शन का जो फर्स्ट स्ट्रिप का जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, f of x1 डेल्टा x, f of x2 डेल्टा x प्लस अप टू सो ऑन f of xn डेल्टा x, ठीक है। शो दिस shows these approximations for n is equal to 2। उसने कहा है कि ये अप्रोक्सीमेशन शो करें n is equal to 2 के लिए, जब हमारी रीजन के अंदर सिर्फ 2 रेक्टेंगल्स बन रही हो। for n is equal to 4 जब हम इस रीजन के अंदर 4 रेक्टेंगल्स बना दें। for n is equal to 8 जब हम इस रीजन के अंदर 8 रेक्टेंगल्स बना दें। एंड for n is equal to 12 जब हम इस रीजन के अंदर 12 रेक्टेंगल्स जो है वो बना देते हैं। ओके, so note that this approximation appears to become better and better as the number of strips increase। ये approximation better से better होती जाएगी जैसे ही number of strips जो है वो increase होते जाएंगे, that is n approaches to infinity। therefore define the area of the region as in the following way। तो फिर हम अपनी region का area जो है उसको इस तरीके से define कर सकते हैं, the area of the region as that lies under the graph of this continuous function f is the limit of the sum of the areas of approximate rectangles, that is इस रीजन का जो पूरी का एरिया है वो आपका कैसे होगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी rn, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f into x1 delta x, f into x2 delta x plus up to so on f into xn delta x। so हम मोस्टली क्या करते हैं, अगर आपने ये तो है हमारे पास कंडीशन जब हमने राइट साइड पे हमारा कंडीशन जो है वो टच हो रही है, अगर लेफ्ट साइड पे हो रहा हो तो फिर हमने अपना एरिया जो है उसको किस तरह से डिफाइन करना, फिर हम x नॉट पॉइंट हमेशा शामिल करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब हमने राइट हैंड रूल यूज किया था तो 1/4 शामिल हुआ था, 1/4 से हमने स्टार्ट किया था, 1/4 के स्क्वायर से, लेकिन जैसे ही लेफ्ट हैंड रूल यूज हुआ तो पहला पॉइंट शामिल हुआ था 0 वाला हमारा, ठीक है स्टूडेंट्स। जी मैम। जी मैम। इसी तरह जब राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो x1 से स्टार्ट होता है, और जब आप लेफ्ट एंड पॉइंट रूल जो है वो यूज करेंगे तो हमारा x नॉट से स्टार्ट होगा। फिर हमारा जो डेफिनेशन का फार्मूला है वो इस तरह से लिखा जाएगा, उसमें एंड वाला पॉइंट शामिल नहीं होता, लेकिन राइट में एंड वाला पॉइंट, और लेफ्ट जब आप लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं तो लेफ्ट वाला पॉइंट जो है वो उसमें शामिल होता है। ओके, अच्छा जी, उसके बाद एक तो अभी तक हमने पढ़ा लेफ्ट हैंड पॉइंट, दूसरा हमने पढ़ा राइट हैंड पॉइंट। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती है कि हमारी रेक्टेंगल्स जब इस रीजन के ऊपर बने तो उनका दरमियान वाला पॉइंट शामिल हो रहा। आप देख सकते हैं आपकी ये दरमियान में पॉइंट को टच कर रही है, सही है? जी मैम। यस मैम। तो हम पढ़ते हैं मिड पॉइंट रूल, ये जरा खुद से आप पढ़ें, उसके बाद ये फार्मूला है इसको देखें और ये चीज देखें क्या समझ आई है। यहाँ तक पढ़ के यहाँ तक आपने मुझे बताना है, पढ़ें जरा थोड़ी देर तक और फिर बताएं कि समझ आई है या नहीं। ओके ओके मैम। मैम एग्जांपल 3 से ऊपर जी। ओके मैम।
Close. जी स्टूडेंट्स पढ़ लिया आपने? स्टूडेंट्स पढ़ा? Yes, जी ma'am. पढ़ लिया समझ आ पढ़ गई लिया है? जी मैम। Yes, ma'am. ये 3 फार्मूले बेसिकली आपने याद रखने हैं, ठीक है? पहला, जब आपने Okay, ma'am. राइट एंड पॉइंट्स की कंडीशन डिस्कस करनी है, लेफ्ट हैंड पॉइंट्स की कंडीशन डिस्कस करनी है, और जब आपने मिड पॉइंट की कंडीशन जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है? ओके मैम। Okay, ma'am. इससे रिलेटेड ही आपकी एग्जांपल नंबर 3 है। आप इसको पढ़ेंगे तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये आपका पूरा इंटरवल है 0 से 2, ठीक है? तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो बेसिकली क्या होगा, 2 - 0/n, 2/n
n। तो विड्थ जो है वो हमारे पास हर रेक्टेंगल्स की 2/n ही रहेगी। हाइट जाहिर बात है फंक्शन की वैल्यू है 2/n, 4/n, 6/n, 2i/n या 2n/n, तो आप इस फंक्शन के अंदर जाके पुट करते रहेंगे। e पावर -2/n आ जाएगा, e पावर -4/n आ जाएगा, e पावर -2n/n आ जाएगा। सो राइट हैंड पॉइंट के लिए जब आपने यूजिंग राइट हैंड पॉइंट्स फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ए एज एन लिमिट, राइट हैंड पॉइंट्स के लिए ये आपका एक्सप्रेशन है। इसको 2/n को आपने कॉमन ले लेना है, n को इन्फिनिट को अप्रोच करवाना है। तो ये सीरीज का जो बेसिकली सम है, ये भी एक सीरीज का सम है जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया। हो जाएगा ना? यस मैम। हो जाएगा। यस मैम। उसके बाद आपने मिड पॉइंट रूल जो है वो यूज करना है। तो मिड पॉइंट रूल के लिए जो इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स जो है वो 0.5 ले रहे हैं, n इज इक्वल टू 4 ले रहे हैं। द सब इंटरवल्स ऑफ इक्वल विड्थ डेल्टा एक्स इक्वल टू 0.5 आर 0, 0.5, 0.5 से 1, 1 से 1.5 एंड 1.5 से 2 पे। सो 0, 0.5, 0.5 से उसने 1 लिया है, 1 से 1.5, 1.5 से 2 पे। तो ये 4 सब इंटरवल्स हैं। द मिड पॉइंट्स ऑफ दिस सब इंटरवल्स आर एक्सटेरिक 1। तो 0 से 0.5 का जो मिड पॉइंट होगा वो 0.25 होगा। ऐसा ही है जी मैम। इसका मिड पॉइंट 0.75, इस इंटरवल का मिड पॉइंट 1.25 और इस इंटरवल का मिड पॉइंट होगा वो 1.75 है। उनकी वैल्यूज पुट करें, फंक्शन के अंदर पुट करें तो आप इजीली अपना अप्रोक्सीमेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली लेफ्ट हैंड रूल के लिए भी आप अपनी अप्रोक्सीमेशन जो है वो इसी तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको काम बताना था, इसको देखना है, आपने पढ़ लेना है सारा। इंशाल्लाह बाकी डिस्कशन जो है वो ये चीजें आपने इतनी इन पे फोकस नहीं करना। मैं थोड़ा सा आपको ये बताने लगी हूँ कि पेपर्स के बाद आपने क्या करना है। अगर आपको ये रूल थोड़ा सा समझ आ गया है, उसके बाद आपने कोई एक्सरसाइज, कोई और डेफिनेशन नहीं पढ़नी, आपने डायरेक्ट किस पे आ जाना है, अपनी 5.2 पे आ जाना है। डेफिनेट इंटेग्रल्स, ये फार्मूलाज आपको दिए हैं, इनकी अंडरस्टैंडिंग आपने करनी है, कैसे करने हैं, ये एरियाज हैं, इनका सम कैसे करना है, ये चीजें आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे। थोड़ी सी आपने करनी है, बाकी मैं इंशाल्लाह समझा दूंगी ताकि हम जल्दी जल्दी इस चैप्टर को नेक्स्ट सेमेस्टर में कवर करें। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स? ओके मैम। ओके मैम। अटेंडेंस ले ली थी आपने? ओके मैम। अटेंडेंस मुझे सेंड कर दीजिएगा। ओके, ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम।